हेलो बच्चों, हम लोग आज कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के पहले अध्याय को हिंदी माध्यम के देखेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, क्या चीज़ें हैं। पदार्थ कैसे किसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद और रेत का एक कण, ये सभी के सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर जितनी भी वस्तुएं लिखी गई हैं उसमें क्या है? द्रव्यमान है। ये कुछ ना कुछ क्या होती है? स्थान को घेरती है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु हो जिसमें क्या होगा? आकार होगा। कोई भी वस्तु हो जिसमें क्या होगा? आकार होगा, आकृति होगी और उसमें कुछ ना कुछ बनावट होगा और द्रव्यमान होगा, भार होगा, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं वह वस्तु या ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसमें आकार हो, आकृति हो, बनावट हो, द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जब भी हम क्या करते हैं? अपने चारों ओर देखते हैं। अभी आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको कोई भी ठोस वस्तु दिखेगा, जैसे पेड़ दिखा, पेड़ पौधे दिखेंगे, आपको गाय बकरी दिखेगा, मनुष्य दिखेगा, कुछ भी जो ब्रह्मांड में जो भी कुछ भी दिख रहा है उसमें क्या होगा? आप देखेंगे कोई ना कोई क्या होगी? आकार होगा। उसका आकार तो होगा, आकृति भी होगी और उसका कुछ ना कुछ तो बनावट होगा। और अगर आप पानी देख लेते हैं, अगर हमने क्या किया, पानी, कहीं तालाब में आपको पानी दिखने को मिल गया, तो पानी भी क्या है? एक वस्तु है। हवा जो चल रही है वो भी क्या है? पदार्थ है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सभी की सभी क्या हैं? सबके सब क्या है? पदार्थ है। और इसे क्या किया गया है? प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने क्या किया? अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किए हैं, जिसे पंचतत्व का नाम दिया। ये पंचतत्व होते क्या थे? वायु था, पृथ्वी था, अग्नि था, जल था, आकाश था। तो प्राचीन काल से ही लोगों ने क्या किया कि सभी चीज़ों को, वस्तुओं को समझने का प्रयास किया और उसे अपने हिसाब से वर्गीकृत किया था। उन्होंने क्या किया कि उन्हें, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने उसे पंचतत्व का नाम दिया और इसे वर्गीकृत किया। किसमें वर्गीकृत किया? उन्होंने किस रूप में वर्गीकृत किया? कि पंचतत्व, जो पंचतत्व हैं वो किससे बने हैं? अग्नि से, पृथ्वी से, वायु से, जल से, आकाश से। इसी प्रकार से यूनान के जो दार्शनिक थे, उन्होंने भी क्या किया? वस्तुओं को, पदार्थों को वर्गीकरण इसी प्रकार से किया था। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश के रूप में उन्होंने भी वर्गीकरण किया था। लेकिन समय बीतने के साथ क्या हुआ कि जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जो उन्होंने क्या किया? वस्तुओं को भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया। 2 भागों में उन्होंने वर्गीकृत किया। किसको? पदार्थों को आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया? भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया। अब बात आती है कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है किसी पदार्थ का और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया? पानी को गर्म किया तो ये पानी क्या हो गया? भाप बन गया। भाप को फिर से क्या किया? हमने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद ये फिर से क्या होगा? पानी बन जाएगा। और पानी को हम क्या करेंगे? और ठंडा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। देखिए कि हमने क्या किया था? पानी लिया,
पानी को गर्म किया, भाप बना, भाप को फिर से ठंडा किया तो वो क्या बन गया, फिर से पानी बना, लेकिन पानी को और ठंडा कर दिया तो वो बर्फ़ बन गया। लेकिन पानी जो लिया था, ठीक है, पानी जो लिया था उसका सिर्फ क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। एक अवस्था से वो भाप में बदल गया, भाप से फिर क्या हुआ, वो सॉलिड बर्फ में बदल गया। लेकिन पानी में कोई परिवर्तन, पानी के कणों में जैसे H2O में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं पानी का जो इस प्रकार से परिवर्तन होता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन हमने इसके पहले क्या किया था, एक चंदन की लकड़ी ली थी, ठीक है, चंदन की लकड़ी लिया। अब इस चंदन की लकड़ी को हमने क्या कर दिया, अग्नि लगा दी, आग लगा दिया, और जल करके क्या हो गई, राख बन गई। अब राख बन गई तो क्या हुआ कि ये परिवर्तित हो गया, पहले ये लकड़ी थी, लकड़ी परिवर्तित होकर के क्या हो गई, राख बन गई। अब इस राख बनने की प्रक्रिया में क्या हुआ कि बहुत सारा क्या हुआ, हमें उष्मा मिला, उष्मा मतलब गर्मी मिली। तो जो ये द्रव्यमान था इसका वो क्या हुआ, जल करके राख बन गया और उष्मा वायुमंडल में निकल गई। तो हम इस प्रकार से भौतिक गुण किसी पदार्थ का और रासायनिक गुण को समझ सकते हैं कि जब भी भौतिक गुण होगा या भौतिक परिवर्तन होगा, पदार्थ के मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो उसी प्रकार से रहेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा। जैसे आप एक और रासायनिक परिवर्तन ले सकते हैं, अपने घर में दूध है, ठीक है, दूध है, दूध का जो दही बन जाता है, ठीक है, दूध का जब दही बन जाता है तो ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन होता कैसा है, इसमें जब हम दूध को रख देते हैं तो इसमें जीवाणु पड़ जाते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, दूध को परिवर्तित करते हैं, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसे हम आगे के अध्याय में देखेंगे और समझेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। लेकिन इस अध्याय में हमें सिर्फ क्या करना है, भौतिक गुणों के आधार पर ही अध्ययन करना है पदार्थ के बारे में, और उसके बारे में ही समझना है, और उसके बारे में ही हम क्या करेंगे, ज्ञान को अर्जित करेंगे कि कोई भी पदार्थ होता है उसमें भौतिक गुण क्या होते हैं, उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, अभी तो यहाँ तक हमने समझ लिया। तो पहले अब तक जो समझा हमने क्या कि पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसमें आकृति हो, आकार हो, उसका कुछ ना कुछ बनावट हो, उसमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती है, उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। अब पदार्थों को क्या किया गया है, 2 भागों में आधुनिक वैज्ञानिकों ने बांटा है, किसमें, एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा क्या किया है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर परिवर्तित किया है। तो हमने भौतिक गुणधर्म भी देख लिया और रासायनिक गुणधर्म देख लिया। तो अभी देखते हैं भौतिक गुणधर्म के आधार पर क्या किया है वैज्ञानिकों ने, इसे किस प्रकार से बांटा हुआ है। तो ये जो है भौतिक स्वरूप, पहला जो हेडिंग है हमें देखना पड़ना क्या है कि भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप, स्वरूप का मतलब आप समझते हैं कोई भी वस्तु होगा उसका बनावट कैसी होगी, उसे ही क्या कहा जाता है, स्वरूप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक कंकड़, एक छोटा सा कंकड़ इतना होता है, और एक पहाड़ जो होता है वो भी क्या होते हैं, बहुत सारे पत्थरों से मिलके बने होते हैं। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि जो पदार्थ है उसका भौतिक स्वरूप क्या होता है, क्या वो बड़े बड़े इस तरीके से बने हुए होते हैं या फिर छोटे छोटे इस तरीके से बने हुए होते हैं। तो चलिए उसको भी समझते हैं, एक एक करके चीज़ों को देखते चलते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब इसमें पहला जो हेडिंग है वो क्या है कि पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। अब इसे कैसे देखेंगे, इसे देखते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह मानता था कि पदार्थ जो होते हैं वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह होते हैं, सतत होते हैं, परंतु एक अन्य विचारधारा थी जो यह मानती थी कि पदार्थ रेत के कण की तरह मिलकर बने होते हैं। आइए इसे क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में समझते हैं और इसे निर्णय करते हैं इसका। तो चलिए क्रियाकलाप देखते हैं क्या दिया है और उसके हिसाब से समझते हैं कि पदार्थ
होते कैसे हैं? क्या पदार्थ इस तरीके से लकड़ी के तरह सतत बने होते हैं, मिलके बने होते हैं, या फिर इस तरीके से छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बने होते हैं? तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप में क्या दिया गया है। एक 100 ml का बीकर लिए, इस बीकर में जल का आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा ले। चलिए हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, एक हमने बीकर ले लिया, जिस प्रकार के क्रियाकलाप दिया है वैसे वैसे करते जाते हैं, और हमने क्या किया, यहाँ तक पानी भर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या किया, पानी भर लिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बोल रहा है कि दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की सहायता से जल में घोल लें। तो चलिए हमने क्या किया, एक चम्मच यहाँ पर क्या किया, शर्करा ले लिया, ठीक है, एक चक्कर शक्कर ले लिया। अब इसको क्या किया, इसमें घोल दिया, और एक कांच का रॉड ले लिया, कांच का रॉड ले लिया। अब इस कांच के रॉड की सहायता से क्या करते हैं, इसी शक्कर को जो हमने लिया था, शक्कर जो लिया था उसको इसमें घोल दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? ध्यान से देखें, क्या जल का स्तर जो हमने यहाँ तक लिया था, ये क्या इसमें कुछ बदलाव आया? इस पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? तो जो हमने ये नमक या शर्करा लिया हुआ था, इसमें घोलने के बाद क्या हुआ, उसे सोचते रहिए। ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? ठीक है, हमने क्या किया था, एक गिलास लिया, अब इस गिलास में हमने यहाँ तक पानी लिया हुआ था, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया था, शक्कर घोल दिया था, शक्कर घोल दिया और उसे एक रॉड की सहायता से सेक किया। तो अभी हमने देखा क्या होता क्या है कि क्या ये जल के स्तर, जो पानी का स्तर था, पानी जो था इसके स्तर में बदलाव हुआ, या जो शक्कर लिया था वो घुल गए, तो कहाँ गए? तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को आगे देखते चलते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलापों से चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र संख्या 1.1 में दिखाया गया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आपको ये चीज़ें मानना पड़ेगा कि जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनके कण क्या होते हैं, इस तरीके से नहीं बने होते हैं, बल्कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, और इस प्रक्रिया को हमें क्या करना पड़ा, नहीं मानना है। तो चलिए क्रियाकलाप में भी देखते हैं। उन्होंने दिया है, एक पानी लिया है, पानी का स्तर यहाँ तक है, और उन्होंने क्या किया, इसमें नमक घोल दिया है। नमक घोलने के बाद पानी के स्तर में क्या परिवर्तन हुआ है? नहीं। आप देखेंगे पानी का स्तर यहाँ तक था, और अभी भी पानी का स्तर तीनों ग्लासों में, बीकर में क्या हुआ है, बराबर बना हुआ है। लेकिन जो हमने नमक लिया था वो क्या हो गए, इसके अंदर घुल गए। जो पानी था उसके अंदर नमक हमारे घुल गए और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप इस क्रियाकलाप को घर पर भी कर सकते हैं। शादी विवाह में जो प्लास्टिक की गिलासें मिलती हैं, या आपके घर में कांच का गिलास होगा, उसमें भी आप गिलास में पानी लीजिए और इस तरीके से ये क्रियाकलाप करके देखिए। तो अब देखते हैं इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। जब हम जल या नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कण के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हमने क्या किया, इस तरीके से एक गिलास में पानी लिया और इसमें हमने क्या किया, नमक या शक्कर घोल दिया, तो नमक के जो कण थे, नमक या शक्कर के जो कण थे, वो क्या हो गए, घुल गए। और घुलने के बाद इनके बीच में क्या हुआ, कणों के बीच में जगह थी, उस जगह में ये घुल करके पूरे के पूरे मिल गए, और पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमें यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भी पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, और कणों के बीच में क्या होती है, रिक्त स्थान होता है। तो आगे भी देखते हैं कि क्रियाकलाप क्या दिया गया है और समझते हैं। पदार्थ
कितने छोटे कणों से बने होते हैं। अब तक हमने समझा कि जो पदार्थ होते हैं वो किससे होते हैं, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और उनके बीच में जगह होती है। तो लेकिन अब बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि अगर पदार्थ कण है, इस तरीके के कणों से बने हैं, कण कितने छोटे होते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं इस क्रियाकलाप के द्वारा। अब क्या करते हैं कि देखिए, एक 100 ml का बीकर ले लिया, इस तरीके का 100 ml का बीकर ले लिया और इस 100 ml के बीकर में एक 100 ml का इस तरीके का बीकर ले लिया और उस 100 ml के बीकर में पानी ले लिया। पानी लेने के बाद क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ये हम क्या लेते हैं, एक पदार्थ ले लेते हैं और इसको इस पानी में घोल देते हैं। ठीक है, जो बीकर लिया हुआ था उस 100 ml के पानी में 2 या 3 क्रिस्टल इसका घोल देते हैं। जिस तरीके से हमारे शक्कर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वैसे ही इसके भी छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। अब उस क्रिस्टल को क्या किया हमने, इस 100 ml पानी में घोल दिया। अब घोलने के बाद आप देखिए होता क्या है, घोलने के बाद जो हमारा पानी एकदम से वाइट था, सफ़ेद था, वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अब ये पानी क्या हो गया, लाल हो गया। लाल होने के बाद अब हम देखते हैं क्या होता है, 3-4 और बीकर लेते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 3 और बीकर लेते हैं। अब इस 100 ml में से हमने क्या किया, 10 ml जो है 10 ml पानी निकाल लिया। 10 ml पानी निकाल करके क्या किया उन्होंने, दूसरे बीकर में डाल दिए। दूसरे बीकर में भी क्या किया, फिर से और 90 ml पानी डाल दिया। अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 100 ml, सेम क्वांटिटी हो गई। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, 3-4 बार से कर दे जाते हैं कि 10 ml इसमें से निकालेंगे, अगले समझिए ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। तो A B C, A से क्या किया, 10 ml निकाला, B में मिला दिया, B से फिर से 10 ml निकाला, C में मिला दिया और C से फिर से 10 ml निकाला, D में मिला दिया और सबका वॉल्यूम क्या किया हमने, 100 ml कर दिया। अब आप पाएंगे क्या, अब तुम देखोगे बच्चों कि क्या होता है कि जो पहला बीकर था, A बीकर था, ये कितना रेड था, लाल कलर था, लेकिन इससे कम जो B वाला बीकर है, जो B वाला बीकर है उसका कलर क्या होगा, थोड़ा सा कम लाल होगा इस A वाले बीकर से। और इस C वाले बीकर में आप देखोगे तो इसका भी कलर थोड़ा सा और कम लाल होगा, किससे, B की तुलना में। और जो हमारा D वाला बीकर है इसमें आप देखोगे कलर का चेंजेस क्या हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमने क्या किया, इस प्रक्रिया से हमें समझ में आता है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो तो कणों से बने होते हैं, लेकिन ये कण क्या होते हैं, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे होते हैं। अब इन छोटे कणों को जब धीरे धीरे हम आगे लेके जाते हैं तो वो क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर ज़्यादा क्रिस्टल थे, यहाँ पे कम हो गए, यहाँ पे कम हो गए और यहाँ पे एकदम से कम हो गए। और ये क्या हो जाते हैं, तनुकृत हो जाते हैं। तनुकृत का मतलब होता है डाइल्यूशन करना, उसे और डाइल्यूट करते जाना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत ही छोटे क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा, लगभग 1000 लीटर भी रंगीन की जा सकती है। इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल से कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अंततः एक ऐसी स्थिति आती है कि ये छोटे कण विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। अब इस प्रकार की प्रयोग को आप और भी कर सकते हैं कि आप डेटॉल ले लीजिए, डेटॉल, लिक्विड डेटॉल, और उसे क्या करिए, एक पानी में डाल दीजिए और इस तरीके से कई गिलास पानी का ले लीजिए। आप देखेंगे कि इसमें जितना सुगंध था उससे कम हो जाएगा और इसमें इससे कम हो जाएगा और इससे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, कणों से तो बने होते हैं। ठीक है, ये पदार्थ है
और ये क्या होते हैं, कणों से बने होते हैं। अब इसमें से हमारे 10 ml मान लो लिया, तो हमारे ये क्या हो, सिर्फ इतने कण आए तो इसमें चले गए थे। अब इतने कण थे, इसमें से फिर से हमने जब 10 ml लिया तो ये कण इतने बचे, तो ये इसमें आ गए, फिर 2 कण बचे। तो इस प्रकार से ये कण क्या होते हैं, अब फिर से 10 ml लिया तो एक कण यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से कण क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं, हम डाइल्यूशन करते जाते हैं तो कणों की संख्या क्या हो जाती, कम होते जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम इसे और भी छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये समझ में आ गया कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, और इन कणों को एक समय के बाद हम क्या कर सकते हैं, और अधिक छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, पदार्थ कणों बहुत ही छोटे कणों के बने होते हैं, इतने छोटे कण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अब तक हम समझा क्या कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ कोई भी वस्तु जिसमें आकार हो, आकृति हो, आयतन हो और भार घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया था। पदार्थ को भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। अब भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को हम देखते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे पदार्थ क्या होते हैं, कणों से बने होते हैं। ये पहले देखा। अब ये भी देखा हमने कि पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कणों से बने होते हैं, और ये कण बहुत ही छोटे होते हैं, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। और इन छोटे छोटे कणों के बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने यहाँ तक ये समझा कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं 1.2 जो हेडिंग क्या कह रही है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। अब पदार्थ के गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब तक तो हमने समझा कि पदार्थ जो होते हैं वो कण से बने होते हैं, और कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कण है उनके अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात होती है कि गुण क्या होता है, किसी भी वस्तु का, पदार्थ का क्या गुण हो सकता है। जैसे मानव के केस में ले लें कि बोलते हैं कि ये देखिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत संस्कारी हैं, ये सब गुण होते हैं मनुष्य के। लेकिन कण के क्या गुण हो सकते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं कि कणों के क्या गुण हो सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसे हमने पहले भी देख चुके हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके के बीच में क्या होते हैं, रिक्त खाली जगह होती है। चलिए इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 1 एवं 2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त स्थान है। चलिए घरेलू उदाहरण लेते हैं कि हमने क्या किया, एक गिलास पानी ले लिया। ठीक है, एक गिलास पानी लिया। अब हमने क्या किया, इस गिलास पानी में जब आप क्या करते हो, नींबू, गर्मी के दिनों में नींबू लेते हैं, नींबू का जो रस होता है उसे निचोड़ देते हैं, वो पानी में घुल जाता है, पानी का स्तर बढ़ेगा नहीं। देखेंगे आप क्या होता है कि नींबू जो हमने घोला वो पूरे के पूरे पानी में घुल गया और दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से जो इन कणों के बीच में रिक्त स्थान थे वो क्या हो गए, इसमें समाहित हो गया नींबू की पानी। तो इससे पता चलता है कि जो कण होते हैं उसमें क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। तो पहला अभिलक्षणिक गुण क्या है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गतिशीलता होती है। अब इसे कैसे समझते हैं कि पदार्थों के बीच में निरंतर जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, गतिशील। गतिशील मतलब घूमना, हमेशा क्या करते हैं, वो एक दूसरे के में घूमते रहते हैं, एक जगह पे क्या होते हैं, अस्थायी ऐसे नहीं होते हैं, वो हमेशा घूमते रहते हैं। तो कोई भी कण यहाँ पे है, 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 वो एक जगह पे अस्थायी नहीं रहेगा, वो कभी इधर, कभी इधर,
कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इस तरीके से घूमते हैं। इसे जिगजैग मोशन भी कहा जाता है। तो ये आगे आपको बताया जाएगा। तो कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसे समझते हैं और इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा, प्रयोग के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं, जो आपकी बुक में, पुस्तक में दिया गया है। अब क्या करते हैं बच्चों, अपनी कक्षा में क्या करो कि एक अगरबत्ती घर से ले आओ, और वो अगरबत्ती क्या हो, बुझी हुई हो, जल नहीं रही है, बुझी है। अब इसे देखिए क्या होता है, क्या इसमें सुगंध लेने का, सुगंध देखिए आता है आपको, कितने समय के बाद सुगंध आएगा। अब अगरबत्ती को क्या करिए, जला दीजिए। जलाने के बाद क्या होगा कि उसके सुगंध 1 सेकंड से भी कम समय में वो सुगंध आपको नाकों तक पहुंच जाएगी और आपको पता चलने लगेगा। तो एक क्रियाकलाप ये आप कर सकते हैं, घर पे एक अगरबत्ती लीजिए और रख दीजिए, कुछ होता है क्या। अब उस अगरबत्ती को जलाने के बाद देखिए क्या होता है, इसे आप करके देखिए।